एक अमित ढेक था और उसके साथ 2 और लड़के थे। तीनों ही लड़के जब हमने पकड़े तो इनके पास हमें स्मैक बरामद हुई। छोटा सा टुकड़ा था, इतना छोटा टुकड़ा था। इनका ये कहना था कि सर हम ये पूरी संगत में पढ़ के जो है इसको पीना सीख गए हैं। इतना टुकड़ा निकला तो पुलिस वालों ने हमें जेल में बंद कर दिया। दिसंबर 2017 की शाम 3 नौजवान एक गाड़ी में सवार टनकपुर से वापस अपने घर लोहाघाट जा रहे थे। उन्हें यह अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि उनका सफ़र चलथी में एक पुलिस की नाकाबंदी पर रुकने वाला था। उत्तराखंड पुलिस नशीले व गैर कानूनी पदार्थों का व्यापार रोकने की मुहिम के तहत अपनी रूटीन जांच कर रही थी और ऐसे ही कुछ पदार्थ बरामद हुए इन नौजवानों के पास। उनमें से ऐसा एक भटका हुआ नौजवान था अमित ढेक। चौकी चलथी करके एक रिपोर्टिंग चौकी है, यहाँ पर मैं चौकी इंचार्ज था। एक दिन हम लोग रैंडम चेकिंग कर रहे थे तो चौकी चलथी बैरियर पे हमको 3 लड़के थे। एक अमित ढेक था और उसके साथ 2 और लड़के थे। ये लोहाघाट क्षेत्र के रहने वाले थे और तीनों ही लड़के जब हमने पकड़े तो इनके पास हमें स्मैक बरामद हुई। इनका ये कहना था कि सर हम ये पूरी संगत में पढ़ के जो है इसको पीना सीख गए हैं, तो इसी लत की वजह से हम ये स्मैक ले जा रहे थे। आखिर अमित इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? क्या यह कहानी उसकी गिरफ्तारी पर ही खत्म होती है? दरअसल अमित ढेक अपनी पीढ़ी के ऐसे कई नौजवानों में से एक है जो विगत कुछ सालों से अपनी राह से भटक गया था, नशाखोरी की लत के घने जंगल में खो गया था। पर हर कहानी की तरह अमित की दास्तां भी एक सुनहरे कल की तलाश से शुरू होती है। नशा तो सर 2011 से स्टार्ट हुआ, जब मैं लोहाघाट मार्केट में, जब लोहाघाट कॉलेज करता था, 11th में पढ़ता था, तो वही माहौल रहता था। लोहाघाट इधर उधर के लोग आते थे तो दोस्त लोग सिगरेट वगैरह पिला दिया करते थे। हम दोनों के बीच के जो संबंध है मानो जो है जैसे पेड़ और पत्तों का रहता है, इसी तरह से रहा होगा। और जो है हम बचपन से ही एक साथ रहे हैं, एक साथ। एक्चुअली में ऐसा रहता नहीं था कि हम लोग कक्षा 8 में पढ़ाई कर रहे थे तो हम लगातार रात को भी हम लोग साथ में सोते थे। कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में हम लोग केवल दिन के टाइम स्कूल में साथ रहते थे। और उसके बाद जब हम घर आते थे फिर हम ट्यूशन पढ़ते थे, हम ट्यूशन भी एक साथ पढ़ते थे। जो कोई भी चीज़ यदि टीचर के द्वारा एक बार बता दी जाती थी, हम लोगों को कहीं ना कहीं रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती थी। अगर तो अमित का रिस्पॉन्स जो वहाँ पर डायरेक्टली रहता था, जैसा उन्होंने पढ़ाया है उसको लेके उसका जवाब करेक्ट रहता था। और जो है उसकी जो IQ लेवल थी वो बहुत ही जो है एक्सीलेंट थी। इसकी खेल में थोड़ा रुचि थी, फुटबॉल में। जो है हमारी टीम में ये जो है एक डिफेंडर का रूप में हमारी टीम में खेलता था। हम साथ स्कूल जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, जहाँ भी जाते थे सब बातें शेयर करते थे एक साथ। हम जब स्कूल से आते थे, बहुत सारे स्कूल के स्टूडेंट ऐसे होते थे कि मैं सबसे छोटा सा बच्चा था, मुझे कोई स्कूल से वो भाग के आते थे और मुझे छोड़ आते थे। मैं आता था, मेरा भाई जो था मुझे अपने कंधे में लाता था, फिर घर आता था, उनसे आगे पहुँचाता था। स्कूल जाता था, कोई मुझे डांटता था तो मेरी हेल्प करता था वहाँ पे। बचपन में तो बहुत बढ़िया था, तीनों भाई से बहुत अच्छा था ये। अमित के परिवार में कभी किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनका हंसता खेलता नौजवान बेटा एक ऐसे तूफान की ओर बढ़ रहा था जो उसे तबाही के करीब पहुंचाने वाला था। अमित अंधेरे से घिरी एक भूल भुलैया में खोने लगा, जहां से बाहर आना उतना ही मुश्किल है जितना नशे की धुंध में खोना आसान। एक तो अगर बच्चा आपका स्कूल में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, उसकी परफॉर्मेंस घट गई, तो आपको सजग होना है। दूसरा, माँ बाप जो है बच्चे को एक पॉकेट मनी देते हैं, उसकी पॉकेट मनी की डिमांड बढ़ रही है तो उस पर ध्यान देना है।
अगर बच्चा समय पर स्कूल से घर नहीं आ रहा है तो इस पर ध्यान देना है। अभिभावकों को चाहिए कि वो अपने स्कूल टीचर्स को भी इस बात से बताएं कि वो बच्चा समय पर नहीं आ पा रहा है या घर पे आ भी रहा है तो वो अपने कमरे में बंद हो जा रहा है, माँ बाप के साथ इंटरेक्शंस नहीं कर रहा है, सामाजिक लाइफ उसकी खेलने के लिए नहीं जा रहा है। तो इस तरह के अगर सिम्टम्स उसमें होते हैं तो ये तो बहुत ही सजग रहने वाली बात है। जो नशा साधारण सिगरेट या तंबाकू के सेवन से शुरू होता है, वही नशा देखते ही देखते और हानिकारक पदार्थों की प्यास में बदल सकता है। जब से कॉलेज छोड़ दिया था तो उसके बाद नशा स्टार्ट कर दिया था। पहली बार सब लोगों को देखते थे ये क्यों कर रहे हैं, इतना एंजॉय ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं मतलब, तो उनको देखते देखते धीरे धीरे हमने भी स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट टाइम पिया तो पहले खांसी आने लगी, फिर धीरे धीरे हैबिट बढ़ी तो फिर आदत ही हो गई। यही है सिगरेट का मतलब ये था कि पियो धुआं उड़ाओ, बस पियो धुआं उड़ाओ। धीरे धीरे वो नशे में बदल गई, एडिक्ट टाइप में हो गई। एडोलेसेंट एज आती है जब हम इस उम्र में होते हैं, 15, 16, 18 साल की उम्र में होते हैं, तो हम भी देखते हैं कि हमारा रोल मॉडल कौन होता है। हम किसी को भी, कोई ऐसी हस्ती हो सकती है या टीवी में जिन लोगों को दिखाया जाता है उन्हें अपना रोल मॉडल मान लेते हैं। अगर वो नशे का सेवन कर रहे हैं तो बच्चा उनसे भी सीखता है। ड्रग्स तो मैं देहरादून गया हुआ था तो वहाँ कुछ हमारे दोस्त थे, वो लोग करते थे, तो वहाँ धीरे धीरे 2 लाइन करी, 3 लाइन करी, उसमें फिर वहाँ से फिर घर आए तो लोहाघाट में नशा अवेलेबल था। हमने कहा एक दिन चलो खरीद लेते हैं, पी लेते हैं। लोहाघाट जाने वाला हुआ, वहाँ से रात को आने वाला हुआ, फिर नशे में, फिर खाना भी नहीं खाया करता था। अमित है, अमित 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 उठ, खा लूंगा मैं, रख दे। ले फिर खा ले, खा लूंगा, खा जल्दी खाना। हाँ पर मम्मी खाना लाती थी तो खाना खाते खाते मतलब नीचे प्लेट होती थी तो खाना खाते खाते मतलब उधर ही पे उसी खाने के ऊपर मैं सो जाता था। जब पैसे मांगता था तो लड़ाई झगड़ाई, सुबह उठ के मम्मी पैसे दे दे, पैसे इतने देगी, कम दूंगी तो इतने पैसे नहीं चाहिए, तोड़ फोड़ कर देगा। पैसे दो मुझे, काहे के लिए चाहिए मुझे, काहे के लिए चाहिए? किताब लानी मुझे। अरे कल तो दिए थे। अरे चाहिए मुझे, अरे स्कूल जाना मुझे पता है। अरे नहीं है, अरे है तो क्या है? हाँ फोड़ के दिखाना। सो खरीदने के लिए सर एडिक्ट हो गए थे। धीरे धीरे हमने नशा करा और घर से जैसे स्कूल की फीस हो गई, कॉलेज की ट्यूशन की हो गई, तो उससे हम क्वांटी करके दोस्त लोग इकट्ठा करके सब लोग मंगा लेते थे। कभी कहीं जुआ होता था वहाँ जाते थे तो वो लोग जुआ खेलते थे तो हम लोग वहाँ से उनके खाल से उठा के अपनी फीस भरते थे और वहाँ से भाग जाते थे। चोरी करना नशे के लिए तो कोई भी इंसान चोरी करने वाला हो। जब अमित कॉलेज लाइफ में पहुंच चुका था और तब तक जो है ये नशे की पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका था। एक चीज़ जो है गलत सुनने को मिली कि अमित जो है अलग अलग प्रकार के नशे कर रहा है, जो है गोलियां ले रहा है नशे की, जो इंजेक्शन ले रहा है। फिर वो इधर उधर जो हमारे यहाँ की बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, देहरादून है और हल्द्वानी है, इस तरह के शहरों में भी वो घूमने लग गया। 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन हम जा रहे थे यहाँ से टनकपुर से हमारे 2 दोस्त मिले। 2 दोस्तों ने कहा कि चलो यार आज ये कर लेते हैं। क्रिसमस डे के दिन एंजॉय करा तो वहाँ से घर को आने लगे तो आधे रास्ते में चलती गेट में वो मतलब उनकी चेकिंग हुई, मेरी भी चेकिंग हुई, हमारे जेब से इतना टुकड़ा निकला तो पुलिस वालों ने हमें जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद करा, फिर 14 दिन की रिमांड में जेल के अंदर थे हम लोग। जो शख्स अपने भाई की हिफाजत के लिए किसी का भी सामना करने के लिए तैयार था, वही अमित आज नशाखोरी के कारण जेल की सलाखों के पीछे हताश, आत्मग्लानि से ओतप्रोत लॉकअप के अंधेरे में सुबकता हुआ पहली बार अपने हालात के बारे में सोचने लगा। रात भर सोच में थी, बच्चों से कहने वाली हुई, वो लड़का ऐसा हो गया वैसा हो गया, आप क्या करेंगे करके। मैं इससे झील में मिलने के लिए गया, 2 बार मैं इससे मिलने के लिए गया। पहले तो मैंने इसको देखा जब झील के अंदर था, ये आने में घबरा रहा था, तो इनको लग रहा होगा कि यार आज मेरा दोस्त मुझसे झील में मिलने आ रहा है, तो उसको भी कहीं ना कहीं बुरा लगा होगा जब मैं उससे मिलने गया। जेल से छूटने के बाद अमित के लिए नशे के जंजाल से निकलने का सफर शुरू हुआ। क्या हमारा समाज
ऐसे इंसान को अपनाने के लिए तैयार था जो कि नशाखोरी जैसे संगीन सामाजिक अपराध के कारण जेल तक की यात्रा कराया हो। जब बच्चा अपने मन से नशा छोड़ना चाहता है तो पेरेंट्स या सोसाइटी क्या करती है कि शुरुआत में उसे डांट तो देती है, तुम नशा करते हो, तुम गलत हो, ये तो सब बोल देते हैं। लेकिन अगर बच्चा उससे उभर के बाहर निकलना चाहता है, अपनी बात रखता है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मैं छोड़ना चाहता हूँ, तो उसे मतलब डांटने की जगह उसको उसके काम की सराहना करनी चाहिए कि हाँ ठीक है, तुम्हें लेकर जाएंगे, ठीक है। उसे काउंसलर्स वगैरह के पास सिर्फ इलाज दवाइयाँ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल भी काफ़ी कुछ आप पेशेंट को जो है वो मोटिवेट कर सकते हो। जब ये फाइनली घर आया था तो वहाँ से थाने से छूटने के बाद तो उस समय हुआ था, लोगों की जिसने बातें सुनी कि ये नशा करता है, ये करता है, लोगों ने बहुत धुरकारा फटकारा। माँ के आंसुओं को देखता था कि बेटा तूने ऐसा क्यों किया, पिताजी की डांट और भाई की डांट, सबको देखा, इससे लगा कि यार ये गलत चीज़ हो रही है, मेरी बॉडी में कुछ रहा भी नहीं है, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, नशे के बिना मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, खोया खोया रहता हूँ, नशा करके क्या होता है। घर वालों ने समझा, बड़ा भाई कहता था भाई से कि ये चीज़ गलत चीज़ें हैं, जो तू चीज़ अभी कर रहा है अभी तो थोड़े टाइम के लिए तुझे अच्छा लगेगा, पर बाद में जो अंदर ही अंदर से तुझे खोखला करते जा रही है और तू इसको रोक भी नहीं सकता। एक बार ये तुझे अभी तो शौक के लिए तू पी रहा है, पर बाद में धीरे धीरे जब तू इसका आदी हो जाएगा तो तुझे इसके बिना कुछ कर भी नहीं पाएगा। इन हालात में अमित का निराश होना स्वाभाविक ही था, पर शायद अमित को अब यह भी एहसास होने लगा कि उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके शुभचिंतक अब उसे वापस नशे की गर्त में गिरने नहीं देंगे। वो उसे इस लत से उबरने में उसके साथ खड़े रहे। अमित इस नए भरोसे के साथ संभलने लगा, धीरे धीरे अपनी कमजोरी को काबू कर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने लगा। पर इस कहानी में कई और किरदार भी हैं और पहलू भी। सब्सटेंस अब्यूज़ को आपको समझने के लिए ये समझना होगा कि इसका एक सामाजिक पहलू भी है और एक आर्थिक पहलू भी है। सामाजिक पहलू के लिए चूँकि एक बहुत सबसे पुराना एक हमारे समाज में एग्जिस्ट कर रहा है, और चूँकि पहले के समय में एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब समस्याएं होती थी, आज के समय में ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से आप कहीं भी किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। इस कारण से ये चीज़ें इतनी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। कहीं ना कहीं पे जो ये नशे के सौदागर हैं, माफिया हैं, ये कहीं ना कहीं अब जो है युवा पीढ़ी के साथ साथ बच्चों को भी यूज़ करने लगे हैं। नशाखोरी का गोरख धंधा चलाने वाले लोगों की नज़र सिर्फ मुनाफे पर ही होती है। उनके लिए किसी मासूम की जान या किसी का परिवार बर्बाद करना कोई मायने नहीं रखता। ये लोग ढेर सारे रुपए, पैसे और रंगीन दुनिया का झांसा देकर छोटे छोटे मासूम बच्चों को फंसाते हैं, उन्हें नशे का आदी बनाते हैं और फिर उन्हीं से नशा बिकवाते हैं। ये कुछ पल की वो खुशियां हैं जो कि आपको, आपके परिवार और आपके समाज तक को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर देगी। इस जंजाल से बचने का सबसे आसान तरीका है कि सदैव सतर्क रहें, किसी के भी बहकावे में ना आएं और नशे से मीलों दूर रहें। अभी तो ये कहीं नहीं जाता है, एक सुरई लोगों के साथ जाता है, जहाँ भी जाता है खाना 3 टाइम खा लेता है। अभी पहले खाने वाला भी नहीं हुआ, जब से ठीक हुआ तो टाइम पर आ जाता है। शाम को भी जल्दी आ जाता है, दिन में भी, दोपहर में भी आ जाता है कभी। आजकल अच्छा है। नशे की गहराई से उबर कर सतह तक पहुंचना नामुमकिन नहीं, पर इसे एक बीमारी के तौर पर पहचानना अनिवार्य है। सही समय पर नशाखोरी की बीमारी के लक्षण पहचान कर विशेषज्ञों की मदद लेने में ही समझदारी है। दोस्तों से खुलकर अपनी परेशानी की चर्चा से आगे का सफर आसान हो सकता है। नशा करना गलत बात है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये एक बीमारी है। इस चीज़ का इलाज सिर्फ दवाई से ही नहीं है। इसमें पेरेंट्स को समझाना, टीचर्स तक मैसेज पहुँचाना या सोसाइटी को समझाने का भी एक बहुत अहम रोल होता है। बेसिकली बच्चों का दूसरा घर होता है स्कूल। बहुत सारी जानकारी टीचर्स को पता चल जाती है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है, नशा या कोई भी और मानसिक बीमारी भी लगती है, तो उसके बारे में आप पेरेंट्स को फ़ौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। हम दोनों के बीच कम्युनिकेशन जो गैप बीच में था, और लास्ट के 4-5 ईयर में कम्युनिकेशन गैप था, और लगभग वो पूरी तरीके से कम्युनिकेशन गैप
भर चुका है। अब हम दोनों के बीच में लगातार मुलाकातें होती हैं। आज से 4 दिन पहले मैं इससे मार्केट पे भी मिला था। मैंने इसको बताया कि अब तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है कि जो बंदा कल तक नकारात्मक चीज़ों को लेकर, नशे की प्रवृत्ति को लेकर गलत राह पर जा रहा था, उस प्रवृत्ति के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ रहा है कि लोगों को नशा नहीं करना चाहिए। तो घर से भी सपोर्ट मिलने लग गया, धीरे धीरे समाज का भी सपोर्ट मिलने लग गया। तो इससे भाई को थोड़ा लगने लगा कि यार घर वाले भी सपोर्ट करते थे और जो समाज के लोग भी सपोर्ट करते थे। जब मैं नशे में पड़ा हुआ था तो समाज के लोग भी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। तो भाई ने कहा कि अब छोड़ना है तो छोड़ना है, और बाद में भाई ने सब कुछ छोड़ दिया था। कभी कभी हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सच का सामना करने के लिए नशाखोरी ही सबसे आसान तरीका लगने लगता है, राहत का एक ज़रिया लगने लगता है। ऐसे पलों में अपने परिवार या दोस्तों की मदद लें, उनसे अपने मन की बातें या परेशानियां साझा करें, तो आपको सही निर्णय लेने में और उचित मार्ग चुनने में आसानी होगी। आप बिना किसी नशे की लत के चंगुल में फंसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। याद रहे, नशा बर्बादी का जरिया तो है ही, जानलेवा भी हो सकता है। लौटे हैं हम तो बड़ी मुश्किलों से, उन अंधेरों से। लौटे हैं हम तो बड़ी मुश्किलों से, उन अंधेरों से। खेलो न तुम मगर यूं ऐसे, कल के उजालों से। सुलग रहे हैं हम तो अब तक अपने छालों से। खेलो न तुम मगर यूं ऐसे, कल के उजालों से। खेलो न तुम मगर यूं ऐसे, कल के उजालों से।